आज का हमारा टॉपिक है इमर्जिंग ट्रेंड्स। अब देखिए, इमर्जिंग ट्रेंड्स आप कोई भी एग्ज़ाम आज की डेट में अगर हम देते हैं, अगर हमने केवीएस दिया है या फिर अभी हम जैसे एचपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई और ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट सिलेबस है, तो आप देखिएगा उसमें इमर्जिंग ट्रेंड का टॉपिक इंक्लूड होता ही होता है। तो इमर्जिंग ट्रेंड काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की क्लास में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इमर्जिंग ट्रेंड्स होते क्या हैं? तो इमर्जिंग ट्रेंड्स वे टेक्नोलॉजी होती है जो जिन्होंने काफ़ी कम समय में क्या कर लिया है, एक ट्रेंड सेट कर लिया, इतनी पॉपुलर हो गई है और वो अभी भी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। इमर्जिंग ट्रेंड्स आर द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज which gain popularity and set of new trend among users। अब फिर चाहे आप बात कर लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या स्मार्ट सिटीज या क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ये सब क्या है? ये सब इमर्जिंग ट्रेंड्स है। क्या है? उभरती हुई टेक्नोलॉजी है। तो अब सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो देखिए, यहाँ पे आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या काम होता है? इसका काम होता है कि कोई एक मशीन या एक मशीन को हम इस तरह से बनाए कि वो इंटेलिजेंटली बिहेव करे। मतलब कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, कोई पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसी तरह वो मशीन भी क्या करे, ये सारे काम कर सके बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के। समझ में आई इतनी बात? जैसे आप यूज करते होंगे अमेजोन एलेक्सा, सीरी, गूगल ट्रांसलेट, गूगल नाउ, कोर्टेना, विंडोज कोपायलट, चैट जीपीटी, रेपिका, गूगल असिस्टेंट, यूपर, चेस प्लेइंग कंप्यूटर्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स। इन सब के बारे में आपने नाम भी सुना होगा और इन सबको आपने यूज भी किया होगा। इनमें किसी ना किसी को आपने यूज जरूर किया होगा। तो ये सब क्या है? ये सब डिवाइसेस, ये सब डॉक्यूमेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे है। ठीक है, अब कैसे है? देखिए, जो एलेक्सा और सीरी है वो क्या है? वो हमारी वॉइस के ऊपर काम करती है। आप वॉइस असिस्टेंट है वो एक, ठीक है। चैट जीपीटी और रिपिका, ये क्या है? ये चैट बोट है। आपने देखा होगा ना, कई बार अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदे और आप कस्टमर केयर से बात करना चाहे तो आपके सामने एक चैट बॉक्स ओपन हो जाता है। आप अपना क्वेश्चन लिखते हैं, सामने से रिप्लाई आता है और वो रिप्लाई कौन दे रहा होता है? एक रोबोट मशीन। ठीक है, उसके बाद देखिए कोर्टेना माइक्रोसॉफ्ट का है और विंडोज कोपायलट, ये क्या है? ये पर्सनल प्रोडक्टिविटी असिस्टेंट है। एक इंटेलिजेंट मशीन, हम मानते हैं कि एक इंटेलिजेंट मशीन में कुछ जो क्या कहते हैं कोग्नेटिव फंक्शंस, दिमाग वाले, ब्रेन यूज करने वाले फंक्शंस उसमें होने चाहिए। कौन से? कि वो खुद से लर्न कर सके, वो अपने डिसीजन खुद ले सके, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ये तीनों काम कौन करनी चाहिए? अगर एक मशीन करती है तो मतलब वो मशीन इंटेलिजेंट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे ह्यूमन का रोल काफी कम हो जाता है। अब इसमें कौन कौन से सब सिस्टम होते हैं? मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमर्सिव एक्सपीरियंस और रोबोटिक्स। ये चार कौन से कंपोनेंट्स है? ये हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है? देखिए, अगर एक मशीन कोई काम करेगी तो टाइम तो कम लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। और दूसरा, अगर कोई काम पहले से हुआ है तो दोबारा उस काम को करने में क्या लगेगी? कॉस्ट कम लगेगी। थर्ड पॉइंट, कंटिन्यूसली एंड विदाउट इंटरप्शन, हमारा काम कैसे हो जाएगा? बिना किसी इंटरप्शन के। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे, इंप्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ पीपल विद डिसएबिलिटी,
जो लोग मतलब जो स्पेशल पर्सन होते हैं, स्पेशल पीपल होते हैं, ये क्या करती है, उनकी कैपेसिटी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मशीन लर्निंग क्या होती है। तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है, या हम कहें कि उसका एक सब सिस्टम है। इसमें क्या होता है, इसमें कंप्यूटर हैव द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल टेक्निक्स। क्या समझ में आया कि इसमें जो मशीन है वो क्या कहाँ से सीखती है, कैसे सीखती है, वो स्टैटिस्टिकल टूल टेक्निक को यूज करती है। मशीन लर्निंग में यहाँ पे वो मशीन एक एल्गोरिदम यूज करेगी और खुद ही अपने आप क्या करेगी, डेटा यूज करेगी सीखने के लिए और एक आउटपुट को प्रिडिक्ट करती है। समझ में आया क्या है यहाँ पर कि मशीन लर्निंग में जो कंप्यूटर्स है वो कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल टूल टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। मशीन क्या यूज कर रही है, फिर एक एल्गोरिदम यूज करती है और आउटपुट को प्रिडिक्ट करती है। सबसे पहले मशीन लर्निंग जो टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी, आर्थर सैमुअल ने 1959 में। इतना हमें समझ में आया। अब देखिए ये जो मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है इसमें एक्चुअली में होता क्या है। तो इसके अंदर जो कंप्यूटर या जो मशीन है वो क्या करेगी, अपने पास्ट डेटा को यूज करती है। कि कौन से डेटा को, उसको जो पहले डेटा दिया गया है, जो हिस्ट्री बन गया है, हिस्टोरिकल डेटा हो गया है, उसको यूज किया जाता है और उस डेटा को ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो पहले से अगर आपने वो ट्रेनिंग एक्सरसाइज यूज की हुई है तो आप इजीली उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। तो और जो उसमें खामियां होती है हम उनको भी दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, पास्ट डेटा को यूज किया जाता है एज ए ट्रेनिंग डेटा। फिर एक मैथमेटिकल मॉडल यहाँ पे बिल्ड किया जाएगा, एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया जाएगा और फिर आउटपुट को क्या किया जाएगा, प्रिडिक्ट किया जाएगा। अब देखिए इसको डायग्राम के हेल्प से, हमारे पास एक पास्ट डेटा है और हमने उसको एज ए ट्रेनिंग डेटा यूज कर रहे हैं। फिर एक लर्निंग एल्गोरिदम होगी यहाँ पे, जहाँ पे ये डेटा क्या होगा, लर्न किया जाएगा। उसके बाद एक मॉडल क्रिएट होगा, उस मॉडल के बाद आउटपुट आएगी कि क्या हमारा रिजल्ट निकला वो हमें यहाँ पे मिलेगा। फीचर्स की अगर बात की जाए तो एक मशीन लर्निंग जो है डेटा को यूज करती है टू डिटेक्ट वेरियस पैटर्न्स। ठीक है, इसमें हम पास्ट डेटा से सीख सकती है मशीन और अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है। ये एक डेटा ड्राइवन टेक्नोलॉजी है। डेटा ड्राइवन टेक्नोलॉजी का मतलब कि यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो डेटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करके लिए जा रहे हैं। इतना हमें समझ में आया। मशीन लर्निंग कुछ तरह से डेटा माइनिंग के जैसे होती है। जैसे डेटा माइनिंग में हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है और उसमें से हम कुछ काम की इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसी तरह मशीन लर्निंग में भी क्या होता है, हम अपनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे वो निकालती है। अब इसकी जरूरत क्यों हुई मशीन लर्निंग की, तो देखिए अगर हम ह्यूमन बीइंग कोई काम करते हैं तो हर एक ह्यूमन की, हर एक पर्सन की क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है काम करने की, कि भाई वो इतने टाइम तक बिना थके बिना रुके काम कर सकता है, इतना सोच सकता है। क्या होती है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ा जाए तो हर एक की एक लिमिट होती है। अब वो लिमिट होती है लेकिन मशीन की ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। इसीलिए ऐसे टास्क जो काफी साइंटिफिक टास्क होते हैं, रिसर्च से रिलेटेड टास्क होते हैं, और या हम कहें कि उनको मैनुअली करने में ज्यादा टाइम लगता है, बार बार में रिपीटेड हो रहे हैं, रिपीटेड टास्क है, तो इन सब टास्क को करने के लिए मशीन लर्निंग की रिक्वायरमेंट हुई। इतना हमें समझ में आया। अब देखिए आजकल डेटा इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और जो वेरियस सेक्टर्स में डिसीजंस लेने के लिए, या फिर हम कहें कि कोई हिडन पैटर्न को फाइंड करने के लिए नीड फॉर मशीन लर्निंग हुई। समझ में आई इतनी बात।
अब एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखें तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई है जिसमें ड्राइवर की रिक्वायरमेंट नहीं है। साइबर फ्रॉड डिटेक्शन के लिए फेस रिकॉग्निशन, आप अपने फ़ोन में फेस लॉक लगाते हो। फ्रेंड सजेशन बाय फेसबुक, फेसबुक ऑटोमेटिकली हमें फ्रेंड सजेस्ट कर देता है कि ये आपके रिलेटिव होंगे, ये आपके जानकार होंगे। तो ये सब क्या है, ये सब मशीन लर्निंग की हेल्प से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो एक पैटर्न को क्या करती है, फाइंड आउट कर रही है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स की। तो 3 टाइप्स होती है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रेनफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें सुपरविजन होगा। कैसे सुपरविजन होगा कि इसमें हम क्या करेंगे, मशीन लर्निंग सिस्टम को एक सैंपल डेटा दे देंगे। क्या देंगे उसको, एक सैंपल डेटा देंगे और उस डेटा में आपने जो यूज किया है उसको भी आप लेबल करके दे दोगे। ठीक है, अब मशीन क्या करेगी, उस डेटा को देखेगी, उन लेबल्स को रीड करेगी और एक आउटपुट को प्रिडिक्ट करेगी। यहाँ पे हमें पहले से पता होता है कि उस मशीन की आउटपुट क्या होने वाली है। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे टीचर के सुपरविजन में कुछ सीख रहा है। अब देखिए इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पे हमने डेटा दिया, उसके अंदर ट्राइंगल है और हमने लेबल भी दे दिया और बता दिया खुद से ही कि दीज आर ट्राइंगल्स, कि ये अगर शेप कहीं पे दिखे तो ये ट्राइंगल है। ये हम खुद उस मशीन को बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे एक मॉडल बिल्ट हुआ। मॉडल बिल्ट हुआ, हमने क्या किया, उसको टेस्ट करने के लिए ट्राइंगल दिया। ट्राइंगल दिया तो मशीन क्या प्रिडिक्ट करेगी और क्या बताएगी हमें कि दीज आर ट्राइंगल्स। समझ में आया, हमने सब कुछ पहले से ही बना बनाया मशीन को दिया है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अब इसके अंदर क्या होता है कि कोई सुपरविजन नहीं होता, मशीन खुद अपने आप से सीखती है। कैसे सीखेगी, हम उसको यहाँ पे डेटा दे देंगे, कोई लेबल नहीं करके देंगे, जैसे यहाँ पे ट्राइंगल और रेक्टेंगल दिया है। उसके बाद एक मॉडल क्रिएट होगा और यहाँ पे मशीन पैटर्न देखेगी कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस पैटर्न से रिलेटेड है और फिर फाइंड आउट करेगी कि ये ट्राइंगल तीनों एक सेम पैटर्न के हैं और रेक्टेंगल एक पैटर्न के हैं। यहाँ पे हम रिजल्ट पहले से नहीं समझ सकते कि क्या रिजल्ट आने वाला है। इतना हमें समझ में आया। चलिए अब देखिए रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है। ये एक फीडबैक बेस्ड लर्निंग है, मतलब यहाँ पे जो भी मशीन आपकी सीख रही है, जो मशीन लर्निंग सिस्टम है या हम कहें कि लर्निंग एजेंट है, अगर उसने राइट डिसीजन लिया तो हम उसको एक रिवॉर्ड देंगे, प्राइज देंगे। अगर उसने गलत एक्शन लिया तो उसको एक पेनल्टी मिलेगी। तो यहाँ पे उस लर्निंग एजेंट क्या करेगी कि अपने ऑटोमेटिकली उसको जो फीडबैक मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है या पेनल्टी मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग वो सीखती है और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। यहाँ पे मेन एजेंडा क्या है उस लर्निंग एजेंट का कि वो ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड्स ले, तभी तो इसका मतलब क्या हुआ, वो करेक्ट डिसीजन ले रही है। ठीक है, जैसे कि एक रोबोटिक डॉग which automatically learns the movement of his arms is an example of reinforcement learning। इतना हमें समझ में आया। अब बात कर लेते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है, तो देखिए इसके अंदर हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ना, वो हमारी ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है कि क्या हम बोल रहे हैं और क्या हम लिख रहे हैं। वो दोनों हमारी भाषा को, बोलने वाली भी और लिखने वाली दोनों भाषाओं को क्या करता है, समझता है। इसको हम नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक कंपोनेंट है। इतना समझ में आया। इसमें क्या होते हैं, इनमें डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स होते हैं, वैसे ही हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज है वो भी एक तरह से सेंस करती है कि ऑडियो है या फिर आप उसको टेक्स्ट दे रहे हो। अब यहाँ पे देखिए 2 फेजेस होते हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग और एल्गोरिदम डेवलपमेंट। अब डेटा प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम हमारे डेटा को, हम नहीं मतलब जो मशीन है, मशीन के लिए
जो डेटा है उसको क्या किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है, जिससे कि वो मशीन उसको एनालाइज कर पाए। कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, तो देखिए टोकनाइजेशन टेक्निक है, इसमें हम हमारे टेक्स्ट को स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। स्टॉप वर्ड रिमूवल, इसमें क्या होता है, जो वर्ड्स बार बार में रिपीट हो रहे हैं उनको हटा दिया जाएगा और एक यूनिक वर्ड को इंक्लूड किया जाता है। लेमेनाइजेशन एंड स्टेमिंग, उसके अलावा है पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, ये सब क्या है, टेक्निक्स है डेटा को क्लीन करने के लिए। अब डेटा प्री प्रोसेस हो गया, तो अब क्या होगा, अब एक एल्गोरिदम डेवलप की जाएगी। अब हमारे पास काफी एल्गोरिदम टेक्निक्स होती है, जैसे मेनली कौन सी यूज होती है, रूल बेस्ड सिस्टम और मशीन लर्निंग बेस्ड सिस्टम। रूल बेस्ड सिस्टम के अंदर लिंग्विस्टिक रूल्स यूज होते हैं और मशीन लर्निंग बेस्ड सिस्टम के अंदर स्टेटिस्टिक मेथड्स यूज होते हैं। इतना समझ में आ गया। हमने अभी तक क्या क्या देखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है। ठीक है, अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो देखिए, जैसे मशीन ट्रांसलेशन, समराइजेशन, टिकट क्लासिफिकेशन एंड स्पेल चेक, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब हमारे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ही एग्जाम्पल है। इतने में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पे फोकस कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, ये जो इतनी सारी लाइनें लिखी हुई है इनको रटना नहीं है, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब देखिए इमर्सिव एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो इसको आप सब लोगों ने यूज किया होगा। इसमें क्या होता है, इट अलाउ अस टू विजुअलाइज, फील एंड रिएक्ट बाय सिमुलेटिंग आवर सेंसेस। इसका क्या मतलब हुआ कि एक तरह से आप वर्चुअल जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, आप उस चीज को भी उस चीज का विजुअल देख सकते हो कि वो हाँ ऐसी दिखेगी। आप उसको अपने दिमाग में उसका विजुअल बना सकते हो, उसको फील कर पा रहे हो और आपके सेंसेस उसके ऊपर रिएक्ट भी कर पा रहे हैं। जैसे कोई 3D मूवी, 3D वीडियो गेम्स या जो ट्रेनिंग फील्ड होती है उनमें भी इसको यूज किया जाता है। ड्राइविंग सिम्युलेटर, फ्लाइट सिम्युलेटर, ये सब क्या है, इमर्सिव एक्सपीरियंस के ही एग्जाम्पल है। इसमें दो आती है, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, इसके अंदर 3D कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशंस होती है। क्या होता है इसके अंदर, 3D मूवी हो गया, 3D गेम्स हो गए, वो सब क्या आते हैं, वर्चुअल रियलिटी के अंदर ही आते हैं। अब इसमें क्या होगा कि एवरीथिंग दैट वी एक्सपीरियंस इन आवर रियलिटी इज परसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस। समझ में आया, वर्चुअल रियलिटी में कुछ सच में सब कुछ हमारे सामने नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगेगा कि सब कुछ हमारे सामने होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ सकते हैं और आपने यूज किया होगा। जैसे आप 3D मूवीज भी देखने गए होंगे तो वहां पे आपको एक अलग से गॉगल्स दे दिया जाता है जिसको हम HMD बोलते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज होता है। अब बात कर लेते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी की। ऑगमेंटेड रियलिटी को कुछ इस तरह से समझिए, आजकल हर कोई इंस्टाग्राम यूज कर रहा है और इंस्टाग्राम्स में क्या होता है कि अलग अलग फिल्टर्स आते हैं। डेफिनेशन में अगर बात की जाए तो जो डिजिटल वर्ल्ड के कंपोनेंट है उसको फिजिकल वर्ल्ड के साथ क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। कैसे, जो इंस्टाग्राम के फिल्टर्स है, आपने फिल्टर्स देखे होंगे, कभी आपका फेस किसी क्या कहते हैं किसी एनिमल के जैसा दिखता है, कभी टेडी बियर जैसा दिखेगा, कभी उसमें ज्यादा मेकअप लगा हुआ होता है, तो ऐसे क्या होते हैं, अलग अलग आपके फेसेस बनते हैं, है ना। अब वो फेसेस एक्चुअली में है कहाँ, वो आपके फोन या आपके कंप्यूटर में है, लेकिन आप उसमें किसको देख रहे हो, आप उसमें अपने आप को देख रहे हो, है ना। तो ये क्या हुआ कि डिजिटल वर्ल्ड के जो चीजें हैं उसको हमने फिजिकल वर्ल्ड मतलब हमारे साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। एक गेम आता है पोकेमोन गो, मैंने तो वैसे खेला नहीं है, अगर आपने खेला हो तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पोकेमोन्स होते हैं उनको ढूंढना होता है और हमें ऐसा लगता है कि वो पोकेमोन्स हमारे ही घर में आसपास कहीं पे छुप गए हैं। तो वो भी क्या हो गया, पोकेमोन क्या है, डिजिटल ऑब्जेक्ट है जो हमारे रियल ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर रहा है, ऐड कर पा रहा है। तो ये क्या है, ऑगमेंटेड
रियलिटी। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं रोबोटिक्स की। तो रोबोटिक्स, इसका नाम भी हम सब ने सुना है और हम इसके बारे में कहीं ना कहीं जानते भी हैं। तो ये रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम क्या बनाते हैं? हम रोबोट्स बनाते हैं, इंटेलिजेंट और एफिशिएंट रोबोट्स बनाते हैं। अब ये रोबोट क्या होते हैं? तो देखिए, रोबोट्स की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो रोबोट्स जो है वो प्रोग्रामेबल होते हैं और ये कंप्यूटर प्रोग्राम के क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। इतना हमें समझ में आया कि रोबोट्स क्या होते हैं? उनको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, जो आप उनको इंस्ट्रक्शंस फीड करके दोगे वो उसको फॉलो करेंगे। रोबोट्स आर दी आर्टिफिशियल एजेंट्स एक्टिंग इन द रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। मतलब वो है क्या? एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट है जो हमारे रियल वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं? अब काम कर रहे हैं। ठीक है, मेनली हम रोबोट को कहाँ यूज करते हैं? जो आप टास्क बार बार में रिपीट होते हैं, जिनसे हम बोर हो जाएं या फिर हम स्ट्रेसफुल फील करें, तो उन टास्क को रोबोट को दे दिया जाता है और वही उस टास्क को करता है। रोबोटिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं? तो देखिए, रोबोट जो है एक मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मिलेंगे और एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी मिलेगा। अब बात की जाए डिफरेंस की, तो एक रोबोट एक एआई प्रोग्राम से कैसे अलग है? तो देखिए, जो एआई प्रोग्राम है दे यूजुअली ऑपरेट इन कंप्यूटर सिमुलेटेड वर्ल्ड। मतलब वो कंप्यूटर के ही वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन रोबोट वो हमारे रियल फिजिकल वर्ल्ड में काम करता है। एआई प्रोग्राम की जो इनपुट है वो क्या है? सिंबल्स एंड रूल्स। और रोबोट की इनपुट क्या होती है? एनालॉग सिग्नल्स होती है। एआई प्रोग्राम्स में क्या होता है? हमें जनरल पर्पस कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन रोबोट के अंदर आपको स्पेशल हार्डवेयर चाहिए जिसमें सेंसर्स भी हो और इफेक्टर्स भी हो। कंपोनेंट्स ऑफ ए रोबोट की अगर बात की जाए तो पावर सप्लाई चाहिए, मोटर्स होंगी, वायर्स होंगे और सेंसर्स भी होंगे। सेंसर क्या करते हैं? दे प्रोवाइड नॉलेज ऑफ रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन द टास्क इन्वायरमेंट। अब रोबोट के टाइप्स अगर देखे जाए तो व्हील रोबोट जिसमें व्हील्स लगे होते हैं, लेग्ड रोबोट जिसमें आपको लेग्स मिलेंगे, ह्यूमनॉइड्स जो हमारे ह्यूमन जैसे दिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सोफिया। सोफिया सबसे पहला एक ह्यूमनॉइड रोबोट था। लीसा, आजकल आपने न्यूज में सुना होगा लीसा रोबोट के बारे में। ये एक लेडी है, ये क्या करती है? लेडी रोबोट है जो फर्स्ट इंडिया की पहली ओडिया एआई न्यूज एंकर बनी। ड्रोन, ड्रोन आजकल हर कोई यूज कर रहा है। क्या होता है? ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? ये एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें जो हम किसी प्रोग्राम के थ्रू या रिमोट के थ्रू क्या करते हैं? उनको कंट्रोल करते हैं। ड्रोन्स हो गए ना, आपने देखा होगा आजकल तो शादियों में भी ड्रोन्स को यूज किया जाता है पूरी ऊपर से बड़ी पिक्चर्स लेने के लिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो देखिए, इंडस्ट्री में यूज होता है, मिलिट्री में एक दक्ष नाम का रोबोट भी यूज हुआ था। ये क्या है? इज इन फंक्शन है टू डिस्ट्रॉय लाइफ थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट्स सेफली। मेडिसिन एक्सप्लोरेशन, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में जो डिज्नी के इंजीनियर्स होते हैं वो रोबोट यूज करते हैं मूवी मेकिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है? हम रोबोट्स को यूज करते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं बिग डेटा की। तो बिग डेटा क्या होता है? तो देखिए, आज की डेट में ना इतना सारा डेटा, इतना ज्यादा डेटा क्रिएट होता है नेटवर्क पर कि अगर हम हमारा जो पहले का डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसको यूज करें ना, तो इतना सारा डेटा वो हैंडल नहीं कर सकता। जो हमारे ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो इतने बिग कॉम्प्लेक्स डेटा को क्या नहीं कर सकते? हैंडल नहीं कर सकते। और ये डाटा आता कहाँ से है? तो देखिए, मोबाइल डिवाइसेस से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एरियल, सॉफ्टवेयर लॉक, कैमरा, माइक्रोफोन, रीडर, सेंसर नेटवर्क, इन सब से क्या आ रहा है? इतनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है एक साथ कि वो हैंडल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है।
ठीक है, वो क्या होता है, बिग डेटा। अब इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिग डेटा के, 5 वी समझिएगा, वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी, वेरासिटी और वैल्यू। यहाँ पे देखो 2.5 ट्रिलियन ऑफ बिग डेटा एक दिन में जनरेट होता है। कितना डेटा एक दिन में हो रहा है, 2.5 ट्रिलियन। अब इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर समझें तो देखो, वॉल्यूम का मतलब क्या है कि हमारे डेटा का साइज क्या है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है साइज, स्मॉल, मीडियम और बिग। स्मॉल का मतलब है साइज 10 GB से कम है। इतने डेटा को एक्सेल या RDBMS सॉफ्टवेयर मैनेज कर सकते हैं और ये फाइल्स हमारी मशीन, एक ही मशीन की मेमोरी में भी स्टोर हो सकती है। एग्जांपल है थाउजेंड्स ऑफ सेल्स फिगर। मीडियम, मीडियम का मतलब है 10 GB से 1 TB के बीच का साइज। इनको हम इंडेक्स्ड फाइल या मोनोलिथिक डेटाबेस में मैनेज कर सकते हैं और एक मशीन की जो डिस्क होती है उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। एग्जांपल है मिलियंस ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बिग। तो ये क्या हुआ, इज ग्रेटर देन 1 TB। इसके लिए सॉफ्टवेयर कौन से है, हैडूप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो मल्टीपल मशीन्स में स्टोर होता है। एग्जाम्पल देख लिए, बिलियंस ऑफ वेब क्लिक, मतलब एक टाइम पे एक सेकंड में कितने क्लिक हो रहे हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब कि किस स्पीड पर, किस रेट पर आपका डेटा जनरेट हो रहा है। वैरायटी मतलब कि किस टाइप का डेटा है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड, 3 टाइप्स में डिवाइडेड है ये। स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि आपका डेटा फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 1 की फॉर्म में है। ओरेकल, एक्सेल यहाँ पे इसमें ये डेटा क्रिएट करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड, यहाँ पे आपका सारा डेटा मिक्स है, जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक पे आपकी पोस्ट है, ऑडियो पोस्ट, वीडियो पोस्ट, इमेजेस, सब कुछ क्या है, सब कुछ मिक्स है, आपको ढूंढना पड़ेगा सब कुछ। सेमी स्ट्रक्चर्ड, यहाँ पे क्या होता है, आधा मिक्स है आधा नहीं है। कैसे, ऑडियो सब एक साइड में मिलेंगी, वीडियो सब एक साइड में मिलेंगी और टेक्स्ट सब एक साइड में मिलेंगे। जैसे कि ईमेल्स, एक्सएमएल, वेब पेजेस, इसमें हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। समझ में आया? तो चलिए अब बात कर लेते हैं वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब है डेटा की अनसर्टेनिटी। मतलब अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, हर कोई तो सही होने से रहा, इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है, बायस्ड, नॉइजी, अबनॉर्मेटी और भी उसमें बहुत सारे इशू हो सकते हैं। ट्रस्ट के इशू आ सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम है, अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है। तो हमारी क्या है, मतलब डेटा क्या है, अनसर्टेन है। वैल्यू, डेटा इनटू मनी, इसका क्या मतलब हुआ कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, अगर उसको अच्छे से प्रोसेस और एनालाइज किया जाए तो काम की इंफॉर्मेशन निकल सकती है। आज सुना होगा ना कि कुछ वेबसाइट्स क्या करती है, अपनी कस्टमर्स की डिटेल को सेल कर देती है, ठीक है, और उनको पैसे बनते हैं। अब बात करते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स। यहाँ पे क्या होता है कि हम हमारे डेटा को एग्जामाइन कर रहे हैं और एक कंक्लूजन फाइंड आउट कर रहे हैं। इस चीज को बिजनेस डिसीजन में यूज किया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इज ए नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस that have an embedded hardware and software to communicate, connect and exchange data with other devices on the network। मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या, डिवाइसेस का एक नेटवर्क ही तो है जिनमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है कम्युनिकेट करने के लिए दूसरे डिवाइसेस के साथ। एग्जांपल देखिए, आजकल जो स्मार्ट टीवी आ रहे हैं, आप उनको अपने फोन से चला सकते हो, एसी को चला सकते हो, एलईडी स्पीकर्स को अपने फोन से चला सकते हो, उनके रिमोट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा जो मोबाइल फोन, बस रिक्वायरमेंट किसकी, स्मार्ट डिवाइसेस की, हम उन्हीं से अपने दूसरे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्या हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। अब इसमें एक बात और देखिएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमें पब्लिकली कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है इंटरनेट से, हम इंडिविजुअली भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या क्या चीजें आती है। तो इसमें आता है WOT, वेब ऑफ थिंग्स, सेंसर्स और स्मार्ट सिटीज।
एप्लीकेशंस क्या क्या है आईओटी की, तो हर एक फील्ड में ये यूज होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, वहां पे हम क्लाइमेट की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, होम ऑटोमेशन, व्हीकल्स, वियरेबल टेक्नोलॉजी है जैसे कि स्मार्ट वॉचेस, हेल्थ एंड मेडिकल, एल्डर केयर, वॉइस कंट्रोल में, ट्रांसपोर्टेशन जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई, व्हीकल टू एवरीथिंग कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटा, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैरिटाइम, मिलिट्री, लिविंग लैब, एनर्जी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डिजर्टाइजेशन जहां पे हम क्यूआर प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को ऑनलाइन करने के लिए। तो इन सभी जगहों पे क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज होता है। अब बात करते हैं वेब ऑफ थिंग्स की। तो वेब ऑफ थिंग्स में क्या होता है कि जो हमें वेब सर्विसेज होती है वो आपको एक साथ क्या होता है, पूरी वेब सर्विसेज का सेट मिलता है। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है, वेब सर्विसेज का सेट मिल रहा है। अब आप उससे क्या कर सकते हो, कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। समझ में आया कि हमें सारी सर्विसेज का सेट मिलता है। लेकिन जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है उसके अंदर हमें हर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब अगर टीवी यूज करना है तो एक सॉफ्टवेयर, एसी यूज करना है तो दूसरा सॉफ्टवेयर। वेब ऑफ थिंग्स में क्या होता है, सारी सर्विसेज, सारे सॉफ्टवेयर आपको एक ही बार में मिल गए। अब कुछ और डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आईओटी के अंदर हम नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। डब्ल्यूओटी के अंदर हम वेब से कनेक्ट होते हैं, नेटवर्क और वेब। उसके अलावा आईओटी के अंदर हम डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड विद एनी फॉर्म ऑफ इंटरनेट, लेकिन डब्ल्यूओटी इज मेड टू हैंडल एंड यूज द पोटेंशियल ऑफ आईओटी। हम आईओटी को यूज कर रहे हैं डब्ल्यूओटी के अंदर। आईओटी के अंदर इट डील्स विद एक्चुएटर्स, सेंसर्स, कंप्यूटेशंस, कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस, जबकि डब्ल्यूओटी में वेब सर्वर और प्रोटोकॉल्स होते हैं। आईओटी में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज होंगे, डब्ल्यूओटी में एक सिंगल प्रोटोकॉल। आईओटी के अंदर हमें जो प्रोग्रामिंग है वो डिफिकल्ट होती है और डब्ल्यूओटी में इजी होती है। आईओटी के अंदर ऑल द प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, वो प्राइवेट होंगे, लेकिन डब्ल्यूओटी के अंदर वो पब्लिक होते हैं और उनको कोई भी यूज कर सकता है। अब बात करते हैं सेंसर की। तो सेंसर आईओटी डिवाइसेस में यूज होते हैं, यूज्ड फॉर सेंसिंग थिंग्स या डिवाइसेस एटसेट्रा। सेंसर क्या करता है, सेंसर अटेन्स अ फिजिकल पैरामीटर, और जो हमारे सिग्नल है कन्वर्ट कर देगा उसको किसमें, एक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। वो सिग्नल जो सुइटेबल फॉर प्रोसेसिंग, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या ऑप्टिकल सिग्नल वो हो सकता है। यहाँ पे इतना हमें समझ में आया कि सेंसर्स क्या होते हैं, जो किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, हमें हमारे इंफॉर्मेशन को सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो ह्यूमंस रीडेबल फॉर्म होती है। अब बात करें क्लासिफिकेशन की, तो पैसिव एंड एक्टिव, एनालॉग एंड डिजिटल, स्केलर एंड वेक्टर सेंसर्स होते हैं। जैसे थर्मामीटर पहले एनालॉग आता था, अब वो डिजिटल भी आता है। स्मार्ट सिटीज, तो स्मार्ट सिटीज देखिए, ये यूज आईओटी डिवाइसेस सच एज connected sensors, lights and meters to collect and analyze data. स्मार्ट सिटी कौन सी होती है, जो आईओटी डिवाइसेस को यूज करती है। ये जो सिटीज होती है यूज दिस डेटा टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और उसकी जो भी सर्विसेज होती है उनको भी यूज करती है। अब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती है स्मार्ट सिटी के अंदर, स्मार्ट यूटिलिटी मीटर, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन जिसमें वॉइस सर्च आती है, स्मार्ट ग्रिड में सोलर पैनल है, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन जिसमें ईवो इको, स्मार्ट एयर क्वालिटी मॉनिटर, ये सब क्या है, ये सब स्मार्ट सिटी की टेक्नोलॉजी है। अगर कोई ये जो हम आजकल स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, उन सब के अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग देखिए काफी इंपॉर्टेंट इमर्जिंग ट्रेंड है, आजकल काफी ज्यादा यूज होता है, हम भी यूज करते हैं, हम सब यूज करते हैं ना गूगल ड्राइव, तो वो भी क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। इसके अंदर क्या होता है कि जो कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज होती है आर डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट और द क्लाउड्स। क्या मतलब हुआ कि वे सर्विसेज
जो कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड है वो हमें इंटरनेट के ऊपर मिल जाती है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक स्मार्ट डिवाइस चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अब यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज मिलती है हमें, हमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटाबेस, स्टोरेज, सर्वर, ये सब क्या होती है, ये सर्विसेज, ये सब रिसोर्सेज हमें मिलते हैं इंटरनेट के ऊपर। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इनको प्रोवाइड करवाएगा और हम पर यूजर बेसिस के ऊपर यहाँ पे चार्ज देते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पे कंपलसरी है, उसके बाद आप कोई भी बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन कर सकते हो। 3 सर्विसेज होती है, SaaS, PaaS, IaaS। क्या मतलब हुआ इसका, क्लाउड के ऊपर सब कुछ क्या है, सर्विस है। ए सर्विस कॉरेस्पॉन्ड टू एन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय क्लाउड। सर्विस को हम क्या बोलते हैं कि एक सर्विस को हम क्या बोल रहे हैं, एक फैसिलिटी जो क्लाउड के ऊपर मिलती है, क्लाउड के द्वारा या क्लाउड के ऊपर मिलती है। अब बात करते हैं SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यहाँ पे क्या होता है कि हमें जनरली हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो हम क्या करेंगे, या तो उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, उसका लाइसेंस लेंगे, या फिर कहीं मार्केट से जाके उसको परचेज करेंगे, ऐसा ही होता है हमारा स्टेप। लेकिन SaaS इसमें क्या होता है कि जो क्लाउड है, जो इंटरनेट है, उसके ऊपर ही आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। आपको उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपको जितना यूज करना है आप उसको यूज कर सकते हो। एडवांटेज क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि जितना यूज करेंगे उतना पे करेंगे। टाइम रिड्यूस हो जाता है यहाँ पे हमारा, क्योंकि हमें डाउनलोड नहीं करना पड़ रहा है, इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। एक्सेसिबिलिटी, हम कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑटोमेटिक अपडेट्स, हमें जब भी इसका कोई नया वर्जन आएगा तो ये हमारी टेंशन नहीं है, अपने आप क्लाउड उसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि ऑन डिमांड, इट अलाउज द यूजर्स टू एक्सेस द सर्विस एंड फीचर्स ऑन डिमांड। जो यूजर है उसकी डिमांड के ऊपर वो अपनी सर्विसेज और फीचर्स को यूज कर सकता है। कौन कौन सी कंपनी होती है जो ये सर्विस देती है, तो देखिए Cloud9 एनालिटिक्स, Salesforce.com, क्लाउड स्विच, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, बिग कॉमर्स, एलोक्वा, ड्रॉपबॉक्स एंड क्लाउड ट्रान। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ये सारे जो डिसएडवांटेज है ना एक्चुअली में तीनों सर्विसेज के ही है, ठीक है। लिमिटेड कस्टमाइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ, जैसा क्लाउड ने आपको सॉफ्टवेयर दिया है आपको वही यूज करना पड़ेगा, आप उसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, कस्टमाइज नहीं कर सकते। इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है, जहां पे इंटरनेट कनेक्शन पुअर है, नहीं है, वहां पे इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे ऑफलाइन मोड में। सिक्योरिटी कंसर्न, वैसे तो काफी सारी सिक्योरिटी मिलती है, उस फिर भी कहीं ना कहीं हमारे रिस्क तो रहता ही है डाटा चोरी होने का। लिमिटेड कंट्रोल ओवर डेटा, इसको देखिए, जो ये प्रोवाइडर है मे हैव एक्सेस टू ए यूजर्स डेटा विच कैन बी कंसर्न फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट नीड टू मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर देयर डेटा फॉर रेगुलेटरी और अदर रीजंस। यहाँ पे जो हमारा डेटा होता है उसके ऊपर क्या होता है, लिमिटेड कंट्रोल होता है। अब बात कर लेते हैं सेकंड सर्विस की, PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए हमें कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है, मुझे कोई एप्लीकेशन क्रिएट करनी है या कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक अलग प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, एक अलग इन्वायरमेंट चाहिए। तो अब वो प्लेटफॉर्म, वो इन्वायरमेंट जो डेवलपर्स है उनको कौन प्रोवाइड करवा देता है, इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। एडवांटेजेस की अगर यहाँ पे बात की जाए तो सिंपल और कन्वीनियंट फॉर यूजर्स है, कॉस्ट इफेक्टिव है, जितना यूज करेंगे उतना पे करेंगे। एफिशिएंटली मैनेजिंग द लाइफ साइकिल, जो पूरे स्टेप बाय स्टेप होते हैं ना क्रिएट करने के, वो सारे यहाँ पे स्टेप फॉलो किए जाते हैं। एफिशिएंसी, ये एफिशिएंट भी है, कैसे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जाता है। कंपनीज कौन कौन सी है जो ये सर्विसेज देती है, Amazon वेब सर्विस, इलास्टिक बेंचटॉक, सेल्स फोर्स, विंडोज, एज्यूर, गूगल मैप, ऐप इंजन, क्लाउड, और है हमारी IBM स्मार्ट क्लाउड। अब डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो सेम वही है
कि आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, प्रोवाइडर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड कर रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास कम होती है इसके अंदर, ठीक है। अब थर्ड सर्विस की अगर बात की जाए तो IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए इसके अंदर हमें इंटरनेट या क्लाउड क्या दे रहा है, इसके अंदर आपको कंप्यूटर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। इट इज ए सर्विस मॉडल दैट डिलीवर्स कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन एन आउटसोर्स्ड बेसिस टू सपोर्ट वेरियस ऑपरेशंस, जैसे नेटवर्किंग इक्विपमेंट हो गए, डिवाइसेस हो गए, डेटाबेस हो गया, वेब सर्वर हो गया। ये सब क्या है, ये सब डिवाइसेस है, इक्विपमेंट्स है, इन सब का क्या मिलता है हमें, इन यूज करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है हमें क्लाउड। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, इट सिंपली प्रोवाइड्स द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, सर्वर्स फॉर डेवलपिंग सच एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज। ये हमारी है IaaS। अब एडवांटेजेस क्या क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, वेबसाइट होस्टिंग, एक तो आप जाके अपनी वेबसाइट को होस्ट करो, एक आपको आपके लिए इंटरनेट होस्ट करे, तो आपका क्या होता है, पैसे कम लगते हैं, एक्सपेंसिव है, कम हो गया ये। सिक्योरिटी यहाँ पे होती है, मेंटेनेंस की भी आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, वो यहाँ पे क्लाउड करेगा। कौन कौन सी कंपनियां हैं, Amazon वेब सर्विसेज, ब्लू स्टैक, IBM, ओपन स्टैक, रैकस्पेस एंड विमवेयर। डिसएडवांटेज सेम वही है कि आपको कस्टमाइज नहीं कर सकते, लिमिटेड एक्सेस है, सिक्योरिटी कंसर्न है। तीन टाइप के होते हैं। पब्लिक क्लाउड क्या होता है, जिसको थर्ड पार्टी प्रोवाइडर यूज करता है, ऑपरेट करता है, जैसे एज्यूर। प्राइवेट क्लाउड जो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। हाइब्रिड क्लाउड पब्लिक और प्राइवेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब बात कर लेते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग की। तो इसको देखिए, ग्रिड कंप्यूटिंग थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि क्लाउड क्या होता है, वो सर्विसेज के ऊपर फोकस करता है। क्लाउड का काम क्या है, सर्विस देना, लेकिन ग्रिड का काम क्या है, ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है। इसमें ये क्या करेगा कि हमें एक सेंस देगा, हमें फीलिंग देगा कि हम वर्चुअल सुपर कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, वर्चुअल सुपर कंप्यूटर को आप यूज कर रहे हो, इस टाइप की इसके अंदर हमें एक सेंस देते हैं। एक वर्चुअल सुपर कंप्यूटर की जो पावर होती है, प्रोसेसिंग पावर, जो स्टोरेज होती है, वो सब हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं उनको क्या कहा जाता है, नोड्स। जो भी रिसोर्स या जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड है उनको नोड्स बोलते हैं। ये जो नोड्स होते हैं ये टेम्पररी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं टू सॉल्व ए सिंगल लार्ज टास्क एंड टू रीच ए कॉमन गोल। मान लीजिए हमें एक साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब उसके लिए उस प्रॉब्लम को हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि अगर उस प्रॉब्लम को एक कंप्यूटर पे अगर सॉल्व किया जाए तो काफी कॉस्टली बनेगा वो, है ना, तो हमने, और टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो हमने क्या किया, कुछ और जो कंप्यूटर्स है, नोड्स है, उनको कनेक्ट कर लिया और उनको एक एक पोर्शन दे दिया। अब वो सारे मिलके क्या कर रहे हैं, एज ए वर्चुअल सुपर कंप्यूटर की तरह क्या कर रहे हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, इतना हमें समझ में आया कि ग्रिड के अंदर आपको वर्चुअल सुपर कंप्यूटर को यूज करने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स की। तो देखिए, डेटा ग्रिड और प्रोसेसर ग्रिड। डेटा ग्रिड के अंदर क्या होता है, यूज टू मैनेज लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हैविंग द रिक्वायर्ड मल्टी यूजर एक्सेस। इसमें जो हमारा डेटा होता है, जो लार्ज होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उनको मल्टी यूजर्स में क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। प्रोसेसर ग्रिड में क्या होता है कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, काफी बड़ी एल्गोरिदम है जिसमें आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे मूव करना है, तब ये क्या हो गया, ये प्रोसेसर ग्रिड यूज होता है, क्योंकि वहां पे पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। एक ग्रिड को सेटअप करने के लिए यूजर चाहिए, ग्रिड सर्वर चाहिए और मिडलवेयर। वर्किंग के लिए ये तीन मशीन यूज करता है, कंट्रोल नोड, प्रोवाइडर और यूजर। अब यहाँ पे देखो, एक इजी सी लैंग्वेज में समझो कि ग्रिड कंप्यूटिंग कैन बी डिफाइंड एज ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स वर्किंग टूगेदर टू परफॉर्म ए टास्क दैट वुड रेदर बी डिफिकल्ट फॉर ए सिंगल मशीन। ठीक है, all machines on the network under the same protocol
टू एक्ट एज ए वर्चुअल सुपर कंप्यूटर। समझ में आया अभी कि ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है। अब यहाँ पे देखो कंट्रोल नोड क्या है। कंट्रोल नोड सर्वर या ग्रुप ऑफ सर्वर होता है जो हमारे नेटवर्क को एडमिनिस्ट्रेट करता है। ये देखता है कि कौन सा रिसोर्स यूज हो रहा है, कौन सा रिसोर्स अभी यूज नहीं हो रहा है। कंट्रोल नोड ही ये डिसाइड करेगा कि कौन सा रिसोर्स किसी नोड को दिया जाए, क्योंकि एक जो नोड होता है ना, जो जिसको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उसको केवल आप वही रिसोर्स दे सकते हो जिसका अभी काम नहीं है। अगर कोई रिसोर्स पहले से ही बिजी है तो हम उस रिसोर्स को एलोकेट नहीं कर सकते। प्रोवाइडर, प्रोवाइडर क्या होता है? प्रोवाइडर वो कंप्यूटर होता है जो अपने रिसोर्सेज यूज करने के लिए दे रहा है। ठीक है, प्रोवाइडर ही यूजर को परमिशन देगा कि वो अपने नेटवर्क के थ्रू अपने मेरे रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। यूजर जो उन रिसोर्सेज को यूज कर रहा है वो होता है यूजर। मिडलवेयर क्या है? मिडलवेयर एक सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जो ऑथोराइज करता है किसी भी प्रोसेस को that is being executed on network, or it ensures that there is no unwanted task being executed on network। एडवांटेज क्या है? ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है, इसका मतलब कोई सर्वर नहीं है यहाँ पे, एक्सेप्ट द कंट्रोल नोड। कंट्रोल नोड केवल कंट्रोलिंग करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, प्रोसेसिंग नहीं करता। मल्टीपल हेट्रोजीनियस मशीन्स, इसका क्या मतलब हुआ कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स यहाँ पे यूज हो सकते हैं, एक ग्रिड में कनेक्ट हो सकते हैं। टास्क कैन बी परफॉर्म्ड पैरेलली अक्रॉस वेरियस फिजिकल लोकेशंस एंड द यूजर्स डोंट हैव टू पे फॉर दैम। डिसएडवांटेज देखिए कि जो हमारी ये ग्रिड कंप्यूटिंग है ये अभी भी बन रही है, डेवलपिंग स्टेज में है। इसके लिए आपको एक सुपर फास्ट इंटरकनेक्शन की रिक्वायरमेंट है, कई जगह आपको लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, और कुछ ग्रुप्स क्या होते हैं अपने रिसोर्स को शेयर नहीं करना चाहते। ट्रबल्स इन द कंट्रोल नोड, कंट्रोल नोड में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपका पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। ब्लॉकचेन क्या होता है? काफी इजी सा कॉन्सेप्ट है, समझिए कि पहले क्या होता था, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस यूज होता था। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का मतलब जहां पे सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे रखी हुई है, जैसे टिकट बुकिंग वेबसाइट हो गई, बैंक की वेबसाइट हो गई, और अगर उस डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमारा डेटा क्या गया? लॉस्ट हो गया। ब्लॉकचेन्स क्या होती है? ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है जो यूज किया जाता है इसके अंदर, और एक शेयर्ड डेटाबेस भी यूज होता है। यहाँ पे जो डेटाबेस है वो उसकी कॉपी हर एक कंप्यूटर के पास होगी। अगर किसी एक कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो आप उस डेटा को दूसरे कंप्यूटर से फैच कर सकते हो। अब यहाँ पे ब्लॉक क्या है? ब्लॉक जो है यहाँ पे एक क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा डेटा है, या फिर आप कहो कि एक वैलिड ट्रांजैक्शन है। हर ब्लॉक के पास एक डेटा होता है जिसको हेडर कहते हैं, और ये हेडर सभी नोड्स को विजिबल होगा, लेकिन इसके अंदर चेंजेस या इसको एक्सेस कौन कर पा रहा है? केवल ओनर कर पाएगा उसका। इतनी बात हमें समझ में आई कि ब्लॉक्स क्या होते हैं? डेटा होता है जिसके पास एक हेडर डेटा भी होगा, और वो हेडर हर एक नोड के पास अवेलेबल होता है। उस नोड में क्या चेंजेस करने हैं ये सिर्फ ओनर डिसाइड करेगा। ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स को मिला दिया जाए तो ब्लॉक चेन बनती है। यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी ऑप्शन है, जैसे डिजिटल करेंसी, बिटकॉइंस। बैंकिंग, मीडिया, हॉस्पिटलिटी में ये यूज होता है। 4 टाइप का है। पब्लिक, जिसमें का कोई भी ज्वाइन कर सके और ट्रांजैक्शन कर पाए, वो होता है पब्लिक ब्लॉकचेन। प्राइवेट ब्लॉकचेन जो केवल एक सिंगल एंटिटी कंट्रोल करती है। हाइब्रिड, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कंसोर्टियम, फेडरेटेड, इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक साथ काम करते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।